मित्रों, मैं संदेश अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सेटलमेंट जियोग्राफी अर्थात अधिवास भूगोल में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हम लोग का टॉपिक है E.W. बर्गेस महोदय का कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी। फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं इस समय जो हमारे नगर की आंतरिक संरचना के सिद्धांत हैं, थ्योरीज ऑफ अर्बन इंटरनल स्ट्रक्चर। और उसमें उस आंतरिक संरचना के सिद्धांतों में पहला जो हम लोग का सिद्धांत है वो है कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी, संकेंद्रीय वलय सिद्धांत। बेसिकली कहीं कहीं पर आपको ये भी मिलेगा कि आंतरिक संरचना के सिद्धांत या भूमि उपयोग प्रतिरूप, लैंड यूज पैटर्न। तो अगर लैंड यूज पैटर्न के बारे में आपसे पूछा जाए, नगरों की आंतरिक संरचना के बारे में पूछा जाए, तो बात आपको यही बतानी है। लैंड यूज पैटर्न या अर्बन का इंटरनल स्ट्रक्चर, नगरीय क्षेत्रों की आंतरिक संरचना, उसमें इन्हीं सिद्धांतों की बात होती है। तो उनमें तीन सिद्धांत फेमस हैं। कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी जो कि बर्गेस महोदय की है, जो कि हम आज के अध्याय में पढ़ेंगे। और इसके पश्चात एक थ्योरी सेक्टर थ्योरी है। उसके पश्चात एक थ्योरी है मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी। मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी हैरिस और उलमैन की है और सेक्टर थ्योरी होमरवेट महोदय की है। तो उसको तो हम लोग खैर आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है, आज का जो हमारा अध्याय है, आज के इस अध्याय में जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, हम लोग E.W. बर्गेस जो कि यूएसए के एक बहुत ही फेमस सोशियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस थ्योरी का प्रतिपादन किया, E.W. बर्गेस महोदय ने। और बेसिकली इनका जो ये मॉडल है ये कब आया? ये 1923 में आया, 1923 में। तो यहाँ से आपकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें तैयार हो जाती हैं, जैसे कि मॉडल किसने दिया, कब दिया, कहाँ से ये रिलेटेड थे। तो ये यूएसए के एक फेमस विचारक और समाजशास्त्री थे और इन्होंने अपना ये सिद्धांत प्रस्तुत किया या ये मॉडल प्रस्तुत किया। कभी कभी तो सीधे सीधे भी पूछा जा सकता है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कि अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सकेंद्री वाला सिद्धांत किसका है, त्रिज्यखंड सिद्धांत किसका है और बहुनाभिक सिद्धांत किसका है। तो ये चीज आपको कम से कम, अगर थ्योरी में आप बहुत डिटेल में नहीं समझ पा रहे हैं तो इतना तो आपको जरूर याद होना चाहिए हमेशा कि सकेंद्री वाला सिद्धांत किसने दिया है। तो पहले तो आप नाम से बिल्कुल अच्छे से परिचित हो जाइए। E.W. बर्गेस महोदय ने इस थ्योरी का प्रतिपादन किया। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि बेसिकली इन्होंने इस थ्योरी के बारे में किन बातों को बताया है। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इसका एक छोटा सा मॉडल देख रहे हैं जो कि बर्गेस महोदय ने जैसे जैसे बताया है उसी के आधार पर हम इसको समझेंगे। और बर्गेस महोदय का जो ये मॉडल है ये वॉन थ्यूनन का जो एग्रीकल्चरल लोकेशन थ्योरी है उस पर आधारित हमें देखने में लगता है। काफी हद तक कुछ चीजें संभव है कि इतने विद्वान थे वॉन थ्यूनन, उनका मॉडल इतना फेमस था तो जरूर उनकी स्टडी की होगी इन्होंने और उसके पश्चात अपने मॉडल को दिया होगा। तो कहीं ना कहीं वॉन थ्यूनन के मॉडल की झलक हमें इनकी इस थ्योरी में देखने को मिलती है, क्योंकि उसका भी शेप काफी हद तक ऐसा ही था। अगर आपने वॉन थ्यूनन वाला चैप्टर हमारा नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। वहां हम लोगों ने बहुत सटीक तरीके से, बहुत अच्छे से वॉन थ्यूनन का वहाँ पे हम लोगों ने मॉडल की स्टडी की। बहुत बड़ा वो अध्याय नहीं है, वहाँ मैंने जो भी इम्पोर्टेंट बातें हो सकती हैं वॉन थ्यूनन के बारे में और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उन सभी बातों का वहाँ पे हम लोगों ने जिक्र किया है। और बहुत एक अच्छे फिगर को हम लोगों ने वहाँ पे बनाया था, आपको याद होगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ जाके देख लीजिए। इससे एक आपका टॉपिक भी तैयार होगा और उससे आपको पता भी चलेगा कि क्या सिमिलैरिटीज इस फिगर में और उस फिगर में है। यद्यपि दोनों की कॉन्सेप्ट अलग है, कॉन्सेप्ट का मतलब दोनों की बातें अलग हैं। उन्होंने अलग संदर्भ में, उनका कृषि अवस्थिति सिद्धांत था, ये कुछ अलग बातों को लेकर बनाया गया, लेकिन कहीं न कहीं इसमें उस मॉडल की एक झलक जरूर हमें देखने को मिल जाती है। अब चलिए हम लोग मुख्य बात की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि बर्गेस महोदय ने अपने सिद्धांत में बताया है। मित्रों, जैसा कि आप यहाँ पे 5 सर्कल देख रहे हैं, जो बर्गेस महोदय का सिद्धांत है वो इस बात पे आधारित है कि यहाँ पर इस बॉक्स में आप देख रहे हैं सबसे पहले लिखा है केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, फिर लिखा हुआ है सेकंड नंबर पे संक्रमण क्षेत्र, फिर नंबर 3 स्वतंत्र कर्मियों के आवासीय क्षेत्र, नंबर 4 उच्चतर आवासीय क्षेत्र
और पांचवा अभिगमन क्षेत्र। मैं आपको इंग्लिश में भी बता दे रहा हूँ। केंद्रीय व्यापार क्षेत्र का मतलब होता है आपका सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट सीबीडी। उसके पश्चात संक्रमण क्षेत्र का मतलब होता है जोन इन ट्रांजिशन। तीसरे को अगर हम ट्रांसलेट करें तो ये हो जाएगा जोन ऑफ इंडिपेंडेंट वर्किंग मेंस होम। चौथा जोन ऑफ बेटर रेजिडेंस और पांचवा फिफ्थ कम्यूटर्स जोन। ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या बताने का प्रयास किया है कि इनका जो ये मॉडल है इसमें सबसे पहले आपको फिगर को कैसे देखना है। पहला मतलब अगर पहला सर्किल सीबीडी का है, दूसरा जो नंबर यहाँ लिखा गया है उसी नंबर से आपको यहाँ पे मैच कराना है। दूसरा सर्किल है संक्रमण क्षेत्र, तीसरा सर्किल है आपका स्वतंत्र कर्मियों के आवासीय क्षेत्र, चौथा सर्किल है उच्चतर आवासीय क्षेत्र और पांचवा सर्किल है अभिगमन क्षेत्र। इन्होंने एक शहर की कल्पना इस रूप में की है। बस ये कल्पना करने वाली चीज आपको सोचना पड़ेगा और ये एक मॉडल है। हर जगह अगर आप सोचने लगेंगे, और इसीलिए मॉडल्स की आलोचना होती है कि इस तरह के आपको स्थिति हर शहर में मिले, तो ऐसा नहीं है। ये बस इन्होंने शिकागो नगर की स्टडी की और उसी के आधार पे इस मॉडल को इन्होंने प्रस्तुत किया। और यहाँ पर इन्होंने यह बताया कि बीच में सीबीडी एरिया होगा। फ्रेंड्स, अगर आप सीबीडी के बारे में, वैसे तो मैं आपको यहाँ थोड़ा हिंट दूंगा, सीबीडी के बारे में अगर बहुत डिटेल में आपको जानना है और आपको जानना चाहिए क्योंकि सीबीडी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने सीबीडी पे एक वीडियो बनाई है, बहुत ही अच्छी वीडियो बनी है वो, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। वहां पे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सीबीडी का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने सीबीडी को बहुत अच्छे से समझा है। तो जाके आप सीबीडी वाला चैप्टर एक बार देख लीजिए। और यहाँ पर मैं बस कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ सीबीडी का, कि सीबीडी फ्रेंड्स बेसिकली वह इलाका होता है किसी भी शहर का, आपके शहर का भी कोई सीबीडी होगा, जहां पर जो कह सकते हैं वहां के व्यापार का एक केंद्र होता है। सीबीडी का जो कॉन्सेप्ट है ये वर्ल्ड लेवल का कॉन्सेप्ट है, लेकिन भारत में आपको पता होगा कि हर शहर में एक चौक एरिया होता है। जैसे इलाहाबाद में चौक है, फैजाबाद, इलाहाबाद, यूपी के बहुत सारे इलाके, बहुत सारे के ऑलमोस्ट हर शहर में कोई ना कोई छोटा बड़ा चौक तो होता ही होता है। और ये जो चौक क्षेत्र होते हैं यही बेसिकली सीबीडी एरियाज है इंडिया के संदर्भ में, और वर्ल्ड के संदर्भ में तो सीबीडी एरियाज होते ही हैं। तो सीबीडी एरिया वही एरिया है जहां पर आप खरीदारी करने जाते हैं, मतलब किसी भी शहर की सबसे मेन मार्केट जो उसका व्यापार का केंद्र हो। तभी तो इसकी हिंदी आप देखिए, हिंदी क्या है इसकी, केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र, मतलब किसी शहर का वह क्षेत्र जहां पर सबसे ज्यादा लोग खरीदारी करने जाएं, मार्केटिंग करने जाएं, उस शहर की बिल्कुल सबसे मेन मार्केट, केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र। तो ये होती है सीबीडी। और इसके पश्चात इसमें एक चीज और आती है सेकंड नंबर पे, यहाँ पर मतलब वर्गीस महोदय का ये मानना है कि जो शहर होगा, मान इसको आप अगर ये जो सर्किल है इसको अगर हम एक शहर के रूप में देख लें तो उसके बिल्कुल सेंटर में होगा सीबीडी, जो कि शहर की सबसे मेन मार्केट होगी, शहर का केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र होगा। यहाँ पर थोक की और फुटकर की दुकानें होंगी और यहाँ पर लोग अपना खरीदारी करने आएंगे। ये सब शहर का सबसे मेन मार्केट और सबसे केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र होगा सीबीडी। इसके पश्चात जो इसके चारों ओर एक एरिया बना होगा, ये ग्रीन कलर से सेकंड नंबर वाला, इसको इन्होंने बताया संक्रमण क्षेत्र, जोन इन ट्रांजिशन। यहाँ पर हम एक चीज और क्लियर कर दें कि सीबीडी में घर इत्यादि नहीं होते हैं, सीबीडी में डोमिनेंस होता है दुकानों का। ठीक है। और जो सेकंड वाला हमारा इलाका है, थर्ड वाला इलाका कौन सा है, थर्ड वाला इलाका है स्वतंत्र कर्मियों का आवासीय क्षेत्र। पहले हम लोग थर्ड वाला देख लेते हैं, फिर हम लोग का सेकंड वाला और अच्छे से क्लियर होगा। इसमें क्या इन्होंने बताया, इसमें इन्होंने ये बताया कि जो लोग कारखानों इत्यादि में काम करने वाले हैं उन लोगों के जो आवास होंगे उसको इन्होंने बताया कि ये जो हमारे थर्ड वाली जो रिंग है, थर्ड वाला जो ये है, यहाँ पर इन लोगों के आवास होंगे। तो मतलब कि जो पहला वाला हमारा एरिया है ये बिल्कुल टोटली डोमिनेंस है, दुकानों का दुकानें ही दुकानें हैं, सीबीडी है। और तीसरे वाले में जो हम लोग के कारखानों में लोग काम कर रहे हैं उनके घर है, यहाँ उद्योग धंधे इत्यादि नहीं है, कोई दुकान छोटी मोटी दुकान हो सकती है लेकिन
मेनली ये आवासीय क्षेत्र है। और जो सेकंड वाला है इसको कहा गया है संक्रमण क्षेत्र। मतलब संक्रमण मतलब क्या होता है? संक्रमण मतलब अक्सर आप इस तरह का टर्म यूज करते हैं जब किसी एरिया में दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। तो सेकंड वाला जो होगा इसमें दुकानें इत्यादि भी होंगी और इसमें कुछ घर भी बने होंगे, और यही हम लोग का संक्रमण क्षेत्र, जिसमें थर्ड वाले की भी कुछ क्वालिटीज होंगी और फर्स्ट वाले की भी कुछ क्वालिटीज होंगी। ना तो ये पूरी तरीके से आवासीय ही होगा और ना तो ये पूरी तरीके से व्यापारिक केंद्र ही होगा। तो ये होता है हम लोग का सेकंड वाला जोन इन ट्रांजिशन। इसमें क्या होता है कि मलिन बस्तियां भी होती हैं और हल्के उद्योग धंधे इत्यादि भी हो सकते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का सेकंड वाला संक्रमण क्षेत्र। जैसा कि मैंने इसमें बताया आपको कि इसमें आवासीय क्षेत्र भी हैं और हल्के फुल्के उद्योग धंधे, कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठान, ये सारी चीजें भी इसमें है। तो इसमें आपको दोनों की हमें क्वालिटीज देखने को मिल रही हैं, इसीलिए इसे कहा गया है जोन इन ट्रांजिशन या संक्रमण क्षेत्र। तीसरा मैंने आपको बताया कि जो लोग कारखानों इत्यादि में काम करने वाले हैं वो लोग यहाँ रहेंगे, जिससे कि वो उनको ज़्यादा लंबी दूरी न करनी पड़े और ज़्यादा उनका परिवहन में खर्च ना हो, वो अपने कारखाने के पास ही रहते हैं। तो ये थर्ड वाला है, ये बेसिकली वही लोग हैं जो लोग कारखानों में काम करते हैं, ऐसा बर्गेस महोदय का मानना है। इसके पश्चात ये जो हम लोगों का चौथा वाला उच्चतर आवासीय क्षेत्र, ये बेसिकली नाम से ही आपको लग रहा है जहां पर जो हमारे अधिकारी लोग हैं या व्यापारी हैं, अन्य व्यवसायों में से जुड़े हुए हैं, इन लोगों के यहाँ पे मकान होंगे। ये मतलब जो थर्ड वाले में तो कारखानों में काम करने वालों के मकान थे तो वो तो उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन इसमें जैसा कि टाइटल है इसका उच्चतर आवासीय क्षेत्र, तो यहाँ अच्छे अच्छे मकान होंगे, अच्छे घर होंगे, होटल्स इत्यादि होंगे, आवासीय भवन होंगे। तो ये इसकी विशेषता है। और बेसिकली जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं और मिडिल और हाई क्लास दोनों क्लास के लोगों के घर इसमें होंगे, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पर लोग रहते ही हैं, व्यापार और उद्योग धंधे इत्यादि नहीं पाए जाते। कहीं कोई छोटा उद्योग इत्यादि हो सकता है, लेकिन डोमिनेंस अगर मेन अगर बात देखी जाए तो यहाँ लोग रहते ही केवल हैं। और इसके पश्चात जो हम लोग का पांचवा वाला है ये है अभिगमन क्षेत्र, इंग्लिश में कहें तो कंप्यूटर जोन। ये वास्तव में सबसे बाहरी वाली रिंग है, यहीं से लोग काम करने के लिए प्रतिदिन मेन शहर में आते हैं। और वर्तमान समय में जैसा कि आप कॉन्सेप्ट एक देख रहे होंगे, आप अपने आसपास भी देखते होंगे कि लोग मेन शहर से हट के लगभग कई किलोमीटर दूर, 10 से 12 किलोमीटर भी ये दूरी हो सकती है, वो अपना घर बनाते हैं और जब भी उनको जरूरत पड़ती है तो अपने वो साधन, अपने पर्सनल साधन से, अपने वाहन से वो शहरों की ओर आते हैं। और बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये है जो हमारे आवासीय उपनगर, जो आवासीय उपनगर का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली इसी से जुड़ा हुआ है। ये जो हमारी सबसे बाहरी वाली रिंग है ये वास्तव में ऐसा क्षेत्र है जहाँ लोग बेसिकली वर्तमान समय में ये चीज हमें देखने को मिल रही है कि लोग सबसे शहर से दूर हट के मकान बनाते हैं और जब भी उन्हें जरूरत पड़ती है, जब भी उन्हें आवश्यकता पड़ती है तो वो शहर जाते हैं। और इन एरियाज में बेसिकली ये भी रेजिडेंशियल एरियाज ही होते हैं और यहाँ पर इन लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भाई अगर लोग यहाँ रह रहे हैं तो हर जरूरत के लिए तो ये सीबीडी में आएंगे नहीं। अब आपको इन सभी कॉन्सेप्ट को अपने आसपास के क्षेत्र से जोड़ के देखना होगा। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई दुकान ही नहीं होगी, कोई व्यापारिक केंद्र ही नहीं होगा। छोटी व्यापारिक केंद्र यहाँ हो सकते हैं, छोटे व्यापारिक केंद्र और कोई छोटा उद्योग धंधा इत्यादि हो सकते हैं, लेकिन मेन अगर हम देखेंगे तो जो पांचवा वाला हमारा इलाका ही रेजिडेंशियल है और यहाँ से लोग काम करने के लिए यहाँ आते हैं मेन सिटी में। जो हमारा चौथा वाला है ये भी रेजिडेंशियल है, तीसरा वाला भी रेजिडेंशियल है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तीसरा वाला, चौथा, पांचवा, तीन जो हमको ये एरिया दिख रहे हैं ये रेजिडेंशियल एरियाज हैं। सेकंड वाला हमारा संक्रमण क्षेत्र है जिसमें रेजिडेंशियल एरिया भी है अर्थात रहने वाला स्थान भी है और छोटे कारखाने, उद्योग धंधे, व्यापारिक केंद्र भी हैं। और पहला वाला तो सीबीडी है, मतलब रेजिडेंशियल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लोग व्यापारिक
करते हैं। लेकिन अगर भारत भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के संदर्भ में मैंने सीबीडी वाले इलाके, सीबीडी वाला जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है, तो बुक में तो आपको सिंपल ऐसे ही मिलेगा कि सीबीडी में लोग रहते नहीं है, सीबीडी में सिर्फ दुकानें होती हैं। लेकिन जब आप खुद इंडिया के किसी चौक इलाके में जाएंगे, हम इंडिया में अगर इंडिया के संदर्भ में देखें, वर्ल्ड के लेवल की हम बात नहीं कर रहे हैं, मैं यहाँ पे आपको इंडिया के लेवल पे बता रहा हूँ। अगर तो आपको चौक क्षेत्र में दुकानों के साथ साथ कुछ घर भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आप आंसर में इन चीज़ों को मेंशन करेंगे तो आंसर काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि उससे शिक्षक को समझ में आएगा कि आपने इस टॉपिक को समझा भी है और इसको आपने इंडिया पे अप्लाई भी किया है। तो इस तरीके से आपको अपने आंसर में बताना होगा कि जो हमारे सीबीडी एरियाज होते हैं, यद्यपि वर्ल्ड के लेवल पे तो जो विचार है सीबीडी का उसमें ये बताया जाता है कि ये रेजिडेंशियल नहीं होते हैं, लेकिन इंडिया के लेवल पे अगर हम चौक क्षेत्रों को देखें तो वहां पर रेजिडेंस भी होते हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और फ्रेंड्स ऐड करना चाहूँगा कि जो 5वीं वाली बेल्ट है, इसमें मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा फार्म हाउस का। लोग फार्म हाउस, रिजॉर्ट, जब आप कहीं घूमने जाते हैं बाहर, तो आपको शहर के बाहर, मेन शहर में तो आपको होटल मिलेंगे, लेकिन मेन शहर के बाहर जब आप थोड़ी दूरी पे जाएंगे तो आपको बड़े बड़े रिजॉर्ट्स मिलेंगे। और वो जो हमारे एरियाज है, बेसिकली जो हम लोग का 5वां वाला एरिया है, ये कम्यूटर्स जोन, बेसिकली यही वाले एरियाज होते हैं कम्यूटर्स जोन में, क्योंकि यहाँ पर स्पेस भी काफ़ी होता है तो रिजॉर्ट्स के लिए, और जो हमारे फार्म हाउस वाले एरियाज हैं और बड़े बड़े आवासीय भवन उच्च स्तर के, बिल्कुल इन क्षेत्रों में ही, इस प्रकार के एरियाज में ही उनको हम बना सकते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता होती है और इतना स्थान हमें इन बाकी सब एरियाज में नहीं मिल पाएगा। तो ये है हम लोग का 5वां वाला कंप्यूटर जोन। इसको आंसर आप लिखते समय फार्म हाउस, रिजॉर्ट्स, बड़े उच्च स्तरीय भवन, जो भी टर्म्स यहाँ पे यूज हुए हैं, इन सभी टर्म्स का यूज हम लोग को यहाँ पे उन सभी को ऐड करना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं कि बर्गेस महोदय का जो ये सिद्धांत है, इसके बारे में बेसिक चीजें हम लोगों ने देख ली, और यही चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। हमें ज़्यादा कुछ नहीं बताना है, बस इंट्रोडक्शन लिखते हुए कि जब ये सिद्धांत आया, इन्होंने दिया ये सिद्धांत, इसके पश्चात जो इन्होंने 5 ये एरिया बताए हैं, इन 5ओं के बारे में हम लोग जो भी अभी स्टडी किए हैं थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिख देंगे, और ये एक छोटा सा हम लोग फिगर बना देंगे। इसके पश्चात अब हम लोग देखते हैं इसकी आलोचना, और इसके सबसे प्रमुख आलोचक हैं M.R. डेवी, जो कि एक अमेरिकन जियोग्राफर है। तो डेवी महोदय ने इनकी आलोचना की है। पॉइंट्स आपको अलग अलग बुक्स में बहुत सारे मिल जाएंगे, तो हम लोग सभी पॉइंट्स को नहीं, जो हमारे सबसे मेन पॉइंट हैं और जो कि आप एग्जाम में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये आंसर आएगा लिखने को तो इतना ही लिखने में आपका काफ़ी समय लग जाएगा। आपको ये फिगर बनाना पड़ेगा, और ये जो 5 एरियाज हम लोगों ने देखे हैं, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देनी पड़ेगी। लेकिन अब इसकी आलोचना में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले डेवी महोदय का नाम आता है, जिन्होंने इसकी आलोचना की है। और इसमें सबसे पहली जो आलोचना होती है वो ये होती है इसमें कि जो हम लोगों का माना गया है कि ये जो एरियाज हैं, ये राउंड शेप में वलय, सकेंद्रीय वलय के रूप में माना गया है, और इस सिद्धांत का टाइटल भी है सकेंद्रीय वलय सिद्धांत। तो ये हमें कोई सार्वभौमिक रूप से हम ये नहीं कह सकते कि हर शहर में ऐसी स्थितियां हमें देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से ये क्लियरली हमें पता चल रहा है कि ये जो मॉडल है बर्गेस महोदय का, ये बहुत ही सीमित क्षेत्र में लागू हो सकता है। बहुत मुश्किल है कि ये कहीं लागू हो पाए, क्योंकि ऐसी स्थितियां बहुत कम ही हमें जगह पर देखने को मिलेंगी। तो ये मॉडल कोई यूनिवर्सल मॉडल नहीं है, और अलग अलग स्थानों पे इसे हम लागू नहीं कर सकते हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि शिकागो की स्टडी करी इन्होंने, और फिर इन्होंने अपने इस मॉडल को प्रस्तुत किया। तो एक पहली आलोचना है डेवी महोदय की कि ये एक ऐसा मॉडल है जो कि सार्वभौमिक मॉडल हम नहीं कह सकते हैं, इसे हम अलग अलग शहरों के संदर्भ में लागू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी स्थितियां हमें बहुत कम ही देखने को मिलती हैं। इसके पश्चात जो सेकंड आलोचना इसकी की जाती है वो ये है कि सीबीडी की जो आकृति है, इसको हम वृत्ताकार से ज्यादा वर्गाकार या आयताकार के रूप में मान सकते हैं। ये डेवी महोदय का मानना है। उनका ये कहना था कि जो इन्होंने सीबीडी को
सर्किल के रूप में माना, वही चीज है जो पहले वाले पॉइंट में बताया गया है कि जो भी इन्होंने सर्किल के रूप में माना है वो चीज को उसको हम सार्वभौमिक रूप से तो देख नहीं सकते कि हर शहर में इस प्रकार का बीच में सीबीडी होगा, फिर उसके बाद एक सर्किल के एरिया होगा, फिर एक एरिया होगा। तो वही सेकंड पॉइंट में देवी महोदय इस चीज को और क्लियर कर रहे हैं और फिर वो पर्टिकुलर सीबीडी की बात कर रहे हैं कि सीबीडी आपका वृत्ताकार की अपेक्षा वर्गाकार या आयताकार के रूप में अगर होता तो और बेहतर होता। वृत्ताकार के रूप में सीबीडी को मानना गलत है। और थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इनका ये है कि बर्गस महोदय ये मानते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे नगर का विस्तार होगा इन पेटियों का जो एरिया है वो बढ़ता जाएगा और नगरीय विकास के साथ साथ क्रमशः ये पेटियां बाहर की ओर स्थानांतरित होती हैं। लेकिन सड़कों तथा भवनों का स्थानांतरण तो होगा नहीं। सड़कें भवनें अगर कोई किसी का घर इस एरिया में है तो वो तो इसी एरिया में रहेगा। तो हम किस प्रकार से कह सकते हैं कि पेटियों का विस्तार हो रहा है। पेटियों का विस्तार हम तब कहते जब मान लीजिए कि अगर ये जो उच्चतर आवासीय क्षेत्र है ये हमारा अभिगमन क्षेत्र है, तो ये दोनों मिल जाते और बाद में इसके बाहर एक और अभिगमन क्षेत्र का निर्माण हो जाता और ये पांचवा जो अभिगमन क्षेत्र है ये अभिगमन क्षेत्र न रहता है, इसका इतना ज्यादा विस्तार हो जाता है कि इसके बाहर एक दूसरा अभिगमन क्षेत्र बन जाता। इस प्रकार से अगर विस्तार होता तो हम उसको समझ सकते हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि विस्तार भी हो रहा है और जो पेटी जहाँ है, जो स्थान जहाँ है वही है। तो इस प्रकार से विस्तार जो पेटियों का होता है इसमें बताया तो है बर्गेस महोदय ने कि विस्तार हो रहा है, लेकिन उस विस्तार को उन्होंने उतना सही तरीके से उसको समझाया नहीं, उसको डिफाइन नहीं कर पाए हैं। इसको आप सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई शहर से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर अगर कोई स्थान है जो कि पहले बिल्कुल भी मान लीजिए शांत रहा होगा, धीरे धीरे वहां पे पॉपुलेशन बढ़ी और वो अब एक उपनगर के रूप में डेवलप हो गया। मतलब लोग अब शहर से 5-10 किलोमीटर पे है तो लोग वहां मकान बना रहे हैं और लोग अब वहां रहना शुरू कर रहे हैं। तो वही उपनगर वाला कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि वहां से लोग अब यहाँ काम करने जाएंगे और रात में फिर अपने घर आ जाएंगे। तो अब क्या होगा कि धीरे धीरे यहाँ जो उपनगरीय क्षेत्र है जहाँ लोग मकान बना रहे हैं तो 20 साल 25 साल 50 साल बाद एक ऐसी स्थिति आएगी कि मेन सिटी में और ये जो उपनगर था जहाँ जहाँ लोग शांति के लिए आ रहे थे, जहाँ लोग सुकून से रहने के लिए आ रहे थे, वहां भी पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, एक समय तो ऐसा आएगा यहाँ भी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो ये जो इलाका है जो कभी उपनगर के तरह था जहाँ से लोग स्पेशली जहाँ लोग शहर से हट के जहाँ रहना चाह रहे थे, अब वहां भी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है तो वो भी पूरा इलाका शहर की तरह ही हो जाएगा। फिर उसके बाद उसके बगल में कहीं उपनगर का निर्माण होगा। फिर एक समय आएगा कि वो उपनगर भी पूरी तरीके से भर जाएगा, वहां भी हाईली पॉपुलेटेड हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर कोई एक स्थान ऐसा होगा उसके बगल में जहाँ पर धीरे धीरे लोग उसके बगल में रहना शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से विस्तार होता चला जाता है। किसी भी शहर के संदर्भ में आप इस चीज को देख सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई एग्जाम्पल के लिए अगर हम इसी फिगर में देखें, आपका यहाँ पे कोई एक शहर है और पर्सनली अगर मेरे अपनी हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम इलाहाबाद को देखें, प्रयागराज को, तो प्रयागराज जो हमारा जिला है उसी के पास में जो मान लीजिए ये झूसी का क्षेत्र है। तो यहाँ पर झूसी वाले एरिया में पहले यहाँ पे बहुत ही कम पॉपुलेशन थी और जो उपनगर वाला कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल धीरे धीरे झूसी एरिया में लागू होता था और अभी भी है। लोग मेनली मकान इत्यादि बनवाने यहीं पे आ रहे हैं क्योंकि मेन सिटी में बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचा है। लेकिन अब स्थिति कुछ सालों में ये भी होने वाली है क्योंकि यहाँ पर हाईली पॉपुलेटेड एरिया ये भी हो चुका है कि अब ये भी हाईली पॉपुलेटेड हो जाएगा मेन सिटी की तरह। तो अब ये भी मेन सिटी में वैसा ही हो जाएगा। अब क्या होगा, इसके बाद वाला जो इलाका है अब वो कहलाएगा मतलब आवासीय उपनगर। कुछ समय पश्चात वो भी आवासीय उपनगर बहुत हाईली पॉपुलेटेड हो जाएगा। फिर उसके बाद वाला इलाका फिर वहाँ से लोग फिर वहाँ बसना शुरू करेंगे। तो बेसिकली ये इस एग्जाम्पल्स मैंने आपको जो भी
पेटियों में विस्तार होता है इसको समझाने के लिए बताया है, और इसी विस्तार को बहुत अच्छे तरीके से बर्गेस महोदय ने नहीं बताया इस तरीके से। तो ये इसकी एक आलोचना है। और इसके पश्चात एक आलोचना इसकी और होती है कि इसमें इन्होंने जो बड़े उद्योग धंधे इत्यादि हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उन उद्योग धंधों का इन्होंने कहीं पर भी जिक्र नहीं किया है। और बेसिकली लघु उद्योग धंधों की बात की है, हल्के उद्योग धंधों की बात की है। तो इस प्रकार से हर सिद्धांत की कुछ न कुछ आलोचनाएं होती हैं। तो इसी प्रकार बर्गेस महोदय का जो ये कॉन्सेप्ट है इसकी भी यही आलोचना है। और इसमें हम लोग बेसिकली ये 4 पॉइंट आलोचना में लिख सकते हैं। आपको और भी कोई पॉइंट मिले तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेनली मुझे जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे तो उसमें वो मैंने आपको बता दिए यहाँ पे। और मेन कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ क्लियर कर ही लिया है कि बेसिकली जो 5 इन्होंने बेल्ट्स बताई हैं वो कौन कौन सी हैं, एक बार हम लोग फाइनली रिवाइज कर लेते हैं। पहला वाला CBD, दूसरा कौन सा है, संक्रमण क्षेत्र है, तीसरा स्वतंत्र कर्मियों के आवासीय क्षेत्र, चौथा उच्चतर आवासीय क्षेत्र, और पांचवा क्या था, पांचवा था हम लोगों का अभिगमन क्षेत्र, अभिगंता पेटी, कंप्यूटर्स जोन। पहले वाले में सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक केंद्र, दुकानें, लोग खरीदारी करने चाहते हैं। दूसरे वाले में दुकानें भी हैं, लोग रहते भी हैं, और बेसिकली स्लम्स हैं और गंदी बस्तियां हैं इत्यादि हैं, बहुत अच्छे मकान नहीं हैं। तीसरे वाले में जो लोग कारखानों में काम करते हैं उनके मकान। चौथे वाले में मध्यम श्रेणी के, जो उच्च श्रेणी के लोग हैं उनके मकान। और पांचवें वाले में बहुत बड़े बड़े लोग जो शहर से हटके रहना चाहते हैं, जो जिनके जो बड़े बड़े फार्म हाउस बनाते हैं जहाँ रिजॉर्ट्स होते हैं, और जो इलाके बिल्कुल शहर से बाहर होते हैं। बेसिकली वर्तमान समय में इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा हमें देखने को हर शहर में मिलेगा। तो ये पांचवा वाला इलाका है जहाँ से लोग डेली अपने दैनिक कार्यों के लिए, अपने ऑफिस के लिए, बच्चे स्कूल के लिए मेन शहर में आते हैं। तो ये हम लोग की 5 पेटियां होती हैं, और हम लोगों ने आलोचना भी देख ली। स्टार्टिंग में मैंने आपको बता ही दिया था कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे E.W. बर्गेस अमेरिका की एक फेमस थिंकर सोशोलॉजिस्ट, जिन्होंने 1923 में अपने इस मॉडल को प्रस्तुत किया। और ये अर्बन लैंड यूज पैटर्न या अर्बन के इंटरनल स्ट्रक्चर का, नगर की आंतरिक संरचना का एक बहुत ही फेमस मॉडल है। और इस प्रकार ये मॉडल का ये इस अध्याय को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये अध्याय आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई भी आपके प्रश्न हो इस मॉडल से रिलेटेड, कहीं कोई समस्या आ रही हो इस मॉडल में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और फिलहाल इस अध्याय में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।